हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल एग्ज़ाम पेपर 2022 का पार्ट 2 विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। The most suitable test for determining the hardness of brittle material is, तो ऑप्शंस हैं ब्रिलनेस हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, नूप हार्डनेस टेस्ट। तो इसका आंसर है नूप हार्डनेस टेस्ट। नूप हार्डनेस टेस्ट is mostly used for the determining the hardness of brittle material. Okay, next question है the minimum occlusal clearance required for complete cast crown. complete cast crown के लिए कितना occlusal clearance ज़रूरी होता है? तो इसका आंसर है 1.5 mm on centric cusp and 1 mm on non-centric cusp. Okay, तो centric cusp it means functional cusp and non-centric means non-functional cusp. तो कंप्लीट कास्ट क्राउन के लिए कितना ऑक्लूजल क्लियरेंस चाहिए? 1.5 mm ऑन सेंट्रिक कस्प एंड 1.0 mm ऑन नॉन सेंट्रिक कस्प. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है. फुल मेटल रेस्टोरेशन के लिए ऑक्लूजल क्लियरेंस कितना चाहिए? 1.5 mm फॉर फंक्शनल कस्प, 1 mm फॉर नॉन फंक्शनल कस्प. एंड मेटल सिरेमिक क्राउन के लिए चाहिए 1.5 to 2 mm फॉर फंक्शनल कस्प, 1 to 1.5 mm for non-functional cusp, and all ceramic crown के लिए 2 mm overall. Okay, तो इसका क्या आंसर होगा? The minimum occlusal clearance required for complete cast crown is 1.5 mm on centric cusp and 1.0 mm on non-centric cusp. Okay, next question है residual alveolar ridge that have long spicules remaining from the extraction site or long undercuts with a thin mucosal covering is called as. जब एक्सट्रैक्शन साइट में रेसिडुअल एल्वियोलर रिज में कुछ लॉन्ग स्पिक्यूल्स या लॉन्ग अंडरकट्स रह जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ग्रीन रिज. ओके, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एक्सट्रैक्शन साइट होता है तब कई बार शो नहीं होता है, लेकिन 1 ईयर तक आफ्टर एक्सट्रैक्शन 1 ईयर तक एल्वियोलर रिज की मॉर्फोलॉजी में चेंज होते रहते हैं. तो जो है ग्रीन रिज जो है मे हैव बोनी स्पिक्यूल्स रिमेन रह जाते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन साइट और बोनी अंडरकट्स विच इज़ कवर्ड बाय म्यूकोजल कवरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है for every 1 mm of posterior positioning of incisal edge of mandibular anterior teeth compared to their normal arrangement position, the tongue is derived of how much of its functional tongue space. यानी टंग के लिए जो स्पेस प्रेजेंट हो बिटवीन द मैंडिबुलर एंटीरियर एंड टंग के बीच जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं लिंगुअल फ्रीडम स्पेस. ओके, तो लिंगुअल फ्रीडम स्पेस क्या होता है? लिंगुअल फ्रीडम इज द स्पेस विच इज अमाउंट ऑफ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लिंगुअल सर्फेस ऑफ लोअर एंटीरियर टीथ एंड टंग. ओके, व्हेन द टीथ आर इन द नॉर्मल अरेंजमेंट पोजीशन. तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 50 mm क्यूब. ओके, फॉर एवरी 1 mm ऑफ पोस्टीरियर पोजीशनिंग ऑफ इंसाइजल एज ऑफ मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ. जब कंपेयर करते हैं नॉर्मल अरेंजमेंट पोजीशन में तो टंग स्पेस कितना होना चाहिए? 50 mm क्यूब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट शुड बी डिस्कस्ड विद द कंप्लीट डेंचर पेशेंट इज. कंप्लीट डेंचर का जो पेशेंट है सबसे पहले डेंचर बनने के बाद उससे क्या डिस्कस करना चाहिए? तो इसका आंसर है रिटेंशन ऑफ द डेंचर. तो डेंचर
retention refers to the ability of a denture, either partial हो या complete हो, stay securely in the place while कब, जब speaking, chewing, laughing ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हो तब वो एकदम स्टे रहे, सिक्योरली रहे विद इन द ओरल कैविटी. ओके, नॉट स्लिप ना करे, डिसलॉज ना हो. ओके, तो सबसे पहले इसलिए रिटेंशन चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अगर डिसलॉजमेंट या स्लिपिंग होता है तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, एम्बेरसमेंट हो जाता है कई बार, और डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग कुछ करते टाइम, कुछ भी ये सब जो है स्पीकिंग, च्यूइंग, लाफिंग, ये सब करते टाइम डिफ़िकल्टी होती है. तो इसलिए सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली चीज़ होती है कंप्लीट डेंचर पेशेंट की, वो होती है रिटेंशन ऑफ द डेंचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बलूनिंग डिजेनरेशन. बलूनिंग डिजेनरेशन इनमें से किस में दिखाई देता है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला या प्राइमरी हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस. तो प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवो स्टोमेटाइटिस का क्लिनिकल फीचर क्या है? ये डिफ्यूज एरिथमेटस, शाइनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ जिंजाइवा एंड ओरल म्यूकोसा शो करता है. ओके, और ओरल सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जनरलाइज सोरनेस हो जाती है विच जो कि इंटरफेयर करती है ईटिंग, ड्रिंकिंग और ओरल हाइजीन के टाइम पे. ठीक है, क्योंकि वेसाइकल जो है वो रप्चर हो जाते हैं और पेन कॉज करते हैं. ठीक है, और उसमें पेशेंट को फीवर आता रहता है. और इसकी अगर हिस्टोपैथोलॉजी चेक की जाए तो एपिथेलियल सेल जो है वो बलूनिंग शो करेंगी और ज़ैंग सेल में डिजनरेशन होगा. ठीक है, तो बलूनिंग डिजनरेशन किस में दिखाई देगा? प्राइमरी हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस की हिस्टोपैथोलॉजी में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन डिफाइन द लोकलाइजेशन ऑफ टूथ जर्म. इनमें से कौन सा जीन जो है वो डिफाइन करता है टूथ जर्म का लोकलाइजेशन? तो कौन सा जीन है ये? PAX9, LHX6, LHX7 या LF1. तो इसका आंसर होगा PAX9. तो PAX9 जो है जिसे पेयर्ड बॉक्स होम्योटिक जीन भी कहते हैं, ये जो है अर्लीस्ट मीसेनकाइमल जीन होता है दैट डिफाइन द लोकलाइजेशन ऑफ टूथ जर्म. ठीक है, ये बताता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द टूथ जर्म वेयर टूथ जर्म हैव टू अपीयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्लिंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोडिडोमाइकोसिस. तो इसका आंसर है डार्लिंग डिसीज़ किसे कहते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस का एक अदर नेम है. हिस्टोप्लाज्मोसिस को और क्या क्या कहते हैं? केव डिसीज़, डार्लिंग डिसीज़, ओहियो वैली डिसीज़, रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस, स्पेलंकर स्लंग. से इसलिए बोलते हैं स्पेलंकर स्लंग क्योंकि इसमें सबसे पहले जैसे ही इन्फेक्शन होता है, किसके थ्रू होता है इन्फेक्शन? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगस के थ्रू. ओके, ये इन्फेक्शन होता है तो वो जनरली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है लंग्स को. ओके, वो सीधे एक्सपोज कहाँ डायरेक्टली चले जाते हैं? लंग्स में. ठीक है, एंड अफेक्ट करता है लंग्स को. तो डार्लिंग डिसीज़ को किसको बोलते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज प्रीडोमिनेंट इन डीप डेंटाइनल कैरीज. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है डीप डेंटाइनल कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन है नोकार्डिया, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोम्यूसिन्स और एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस, एक्टिनोमाइसिटीज विस्कस. तो इसका आंसर है एक्टिनोमाइसिटीज विस्कस. तो प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इन डीप डेंटाइनल कैरीज में क्या है? एक्टिनोमाइसिस विस्कस. एक्टिनोमाइसिटीज विस्कोसस जो है इज़ अ बैक्टीरियल कॉमनली एसोसिएटेड विद द डेंटाइनल कैरीज इन द डीपर लेयर ऑफ डेंटिन. जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैरीज प्रोसेस, बट एक्टिनोमाइकोसिस जो है वो डीपली डेंटाइनल कैरीज करवाता है. और नोकार्डिया इज़ नॉट द ऑर्गेनिज्म विच इज़ इन्वॉल्व इन डेंटाइनल कैरीज. The wrinkles and grooves visible on the lips have been named by Shushi Hashi. तो जो लिप्स पे रिंकल्स और ग्रूव दिखाई देते हैं वो
सुशी हासी ने दिया था उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सल्काई लेबियोरम रूब्रोरम, ठीक है। द रिंकल्स एंड ग्रूव्स विजिबल ऑन द लिप्स हैव बीन नेम्ड बाय सुशी हासी एंड सुजुकी इन 1970। और क्या नाम दिया था उन्होंने? सल्काई लेबियोरम रूब्रोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुडविग एंजाइना इन्वॉल्व्स विच फॉलोइंग स्पेस? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लुडविग एंजाइना जो है वो एक्यूट होता है, टॉक्सिक होता है और ब्राउनी सेलुलाइटिस शो करता है। इसमें बायलैटरल सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल स्पेस होते हैं एंड सबमेंटल स्पेस इन्वॉल्व होता है। इसमें एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ओके, विच कॉजेज सफोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू T&M क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कैंसर स्टेज 3 रिफर्स टू। इसका आंसर होगा T3 N0 M0, ओके। तो T इज स्टैंड फॉर ट्यूमर, N इज स्टैंड फॉर lymphatic nodes एंड M इज स्टैंड फॉर मेटासिस, जो कि ग्रेड्स बताते हैं कि किस ग्रेड में कितना कितना ये स्प्रेड हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस इज सीन इन। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस किस किस में दिखाई देगा? यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट ऑफ द पैलेट, और एक और होता है क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस, है ना। तो इन सब में ये वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी या वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस शो करता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो वेलोफेरेंजियल स्पेस होता है, यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट जो है वो ब्लॉक कर देता है, वो एक्चुअली सेपरेट करता है नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी को ड्यूरिंग स्पीच, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग या ब्लोइंग, सकिंग, ब्रीदिंग, इन सब में वो सेपरेट करता है, ठीक है। लेकिन जब ये डिसऑर्डर हो जाता है वेलोफेरेंजियल डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो उसे सेपरेट नहीं कर पाता है और दोनों के बीच में स्पेस रहती है। तो जो एयर फ्लो होती है वो माउथ और नोज़ दोनों के थ्रू जाती है, जिससे हाइपर नेज़ल स्पीच, नेज़ल रिगर्जिटेशन और नेज़ल रेजोनेंस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड सप्लाई टू पैलेटोपेक्टोरल फ्लैप इज़ फ्रॉम विच वन ऑफ द आर्टरी। तो ये जो पैलेटोपेक्टोरल फ्लैप जो है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड? तो इसका आंसर है ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये पूरी मसल है ये, और इसको कौन सप्लाई कर रहा है? ये जस्ट थोरेसिक आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। तो इसमें थोरेसिक आर्टरी का तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इंटरनल मेमोरी आर्टरी ब्लड सप्लाई टू पेक्टोरल फ्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग है जो लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को रिवर्स कर देती है? तो इसका आंसर है फेंटोलामीन मैसिलेट। फेंटोलामीन मैसिलेट जो ड्रग है वो क्या करती है? लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को रिवर्स कर देती है, ठीक है। एंड इट रिवर्स द सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया एंड टर्मिनेट द नंबिंग सेंसेशन, ठीक है। और ये नॉर्मली कितनी होती है? इसको प्रोडक्ट नेम होता है ओरावर्स, जो कि कंटेन करती है 0.4 mg फेंटोलामीन मैसिलेट, और ये पैक्ड होती है 1.7 ml डेंटल कार्टिलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैप सर्जिकल प्रोसीजर मे बी कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ इंटरनल वेवल जिंजिवेक्टोमी। इनमें से कौन सी फ्लैप सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे कि कंसीडर किया जाता है इंटरनल वेवल जिंजिवेक्टोमी से? तो इसका आंसर है अनडिस्प्लेस्ड फ्लैप। अनडिस्प्लेस्ड फ्लैप जो है वो मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप से डिफरेंट होती है, और सॉफ्ट टिश्यू पॉकेट वॉल जो है वो
सॉफ्ट टिश्यू पॉकेट वॉल जो है, तो अनडिस्प्लेस्ड फ्लैप जो है वो मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप से डिफरेंट होता है, और जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू पॉकेट वॉल जो है वो रिमूव्ड होती है विद इन द इनिशियल इंसीजन में, ओके। इसलिए इसको कंसीडर करते हैं इंटरनल वेबल जिंजिवेक्टोमी में। अनडिस्प्लेस्ड फ्लैप्स एंड जिंजिवेक्टोमी जो है ये दो टेक्निक हैं जो सर्जिकली रिमूव करती हैं पॉकेट वॉल को, और एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द केराटिनाइज्ड जिंजाइवल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेज़र कैन बी यूज फॉर द पेरियोडोंटल ऑसियस सर्जरी? इनमें से कौन सा लेज़र जो है वो पेरियोडोंटल ऑसियस सर्जरी में यूज़ किया जाता है? CO2, डायोड, एर्बियम यैग या आर्गन? तो जो एर्बियम यैग जो है वो यूज़ किया जाता है कॉमनली डेंटिस्ट्री में इन वेरियस प्रोसीजर इंक्लूडिंग पेरियोडोंटल सर्जरी में, ठीक है। दे आर इफेक्टिव एट कटिंग एंड रिमूविंग बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू वाइल मिनिमाइजिंग द डैमेज टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। सराउंडिंग स्ट्रक्चर में डैमेज ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा लेज़र यूज़ किया जाता है? एर्बियम यैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर ऑफ जिंजाइवल टिश्यू of which of the following metal result in Burtonian line? इनमें से जिंजाइवल टिश्यू शो करता है कौन सा मेटल बर्टोनियन लाइन? तो ऑप्शंस हैं लेड, आर्सेनिक हॉर्न, मर्करी और बिस्मथ। तो इसका आंसर है लेड। बर्टोनियन लाइन्स या बर्टोनियन line is a clinical sign found in the patient with chronic lead poisoning, okay. It is a very thin and black blue line होती है visible along the margin of the gums। ये यहाँ दिख रही है आपको, इसमें ऐसा ऐसा ये दिख रही है, ये होता है बर्टोनियन लाइन, ओके, एट द बेस ऑफ द टीथ। यहाँ पे है पर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज of dental plaque volume is formed by the intermicrobial matrix? तो डेंटल प्लाक में जो है इंटरमाइक्रोबियल मैट्रिक्स कितने परसेंट होता है? तो इंटरमाइक्रोबियल मैट्रिक्स जो है वो प्लाक में 15% में होता है, जो कि किससे 15% जो डेंटल प्लाक है वो किससे बना होता है? इंटरमाइक्रोबियल मैट्रिक्स से। और इंटरमाइक्रोबियल मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस, जो कि होल्ड करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज को डेंटल प्लाक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोन ग्राफ्ट मटेरियल विच मेयरली फिल्स ब्लिथ बोन डिफेक्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट एंड ऑफन गेट एनकैप्सुलेटेड इज कॉल्ड एज? तो इनमें से कौन सा बोन ग्राफ्ट मटेरियल है जो कि ब्लिथ बोन डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है व्हेन इट गेट्स एनकैप्सुलेटेड? तो इसका आंसर है ऑस्टियो न्यूट्रल ग्राफ्ट। ऑस्टियो न्यूट्रल ग्राफ्ट इज़ अ बोन ग्राफ्ट मटेरियल जो कि दैट मेयरली फिल्स अ बोन डिफेक्ट, जो कि बोन डिफेक्ट को बहुत ही होता है कि वो बोन डिफेक्ट को फिल करें विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट and often get encapsulated. It does not actively promote the bone growth, ये bone growth को भी promote नहीं करता है, regeneration भी नहीं करवाता है, मतलब इसका न्यूट्रल इफेक्ट होता है सराउंडिंग टिश्यू में, ओके। तो ऑस्टियो कंडक्टिव ग्राफ्ट क्या करवाता है? स्कैफोल्ड फॉर बोन फॉर्मेशन कराता है। ऑस्टियो इंडक्टिव ग्राफ्ट क्या कहलाता है? स्टिमुलेट द न्यू बोन फॉर्मेशन। और ऑस्टियोजेनिक ग्राफ्ट क्या करवाता है? बोन फॉर्मिंग सेल। तो तीनों कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन ऑस्टियो न्यूट्रल ग्राफ्ट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है सराउंडिंग टिश्यू में, ओके। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलाई फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स इन बिहेवियर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। अगर अनप्लेजेंट स्टिमुलाई जो है वो रिमूव कर लेंगे तो बिहेवियर मैनेजमेंट में ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि रिमूव कर देते हैं अनप्लेजेंट स्टिमुलाई, और मतलब जो अपन ने उसको दिया है रिमूव कर देते हैं अनप्लेजेंट स्टिमुलाई और इंक्रीज़ कर देते हैं उसके अच्छे बिहेवियर को, जो उसे पसंद नहीं वो चीज़ें हटा देते हैं अपन, ओके। और पॉजिटिव रीइंफोर्स में क्या होता है कि जो उसे पसंद है वो चीज़ें दे देते हैं, तो उसके कारण बिहेवियर और अच्छा हो जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अनट्रू रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के बारे में गलत है? तो इसका आंसर है ये, बायलैटरल क्लेफ्ट आर मोर कॉमन कंपेयर टू यूनिलैटरल क्लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि वो कॉमन है, कोई भी हो सकता है, उसमें हो जाता है प्रॉब्लम। तो इसके ये ट्रू है, क्लेफ्ट लिप इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ट्रू है, क्लेफ्ट पैलेट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, ट्रू है, इंसिडेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन पेरेंटल एज, ट्रू है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, बायलैटरल क्लेफ्ट आर मोर कॉमन कंपेयर टू यूनिलैटरल क्लेफ्ट। पैरट लाइक्स रिपीटेटिव स्पीच इज सीन इन ऑटिज्म। किसमें दिखाई देता है? ऑटिज्म में। द मिडाजोलम डोजेज इन चिल्ड्रन थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर रूट के लिए मिडाजोलम की डोज कितनी होती है? तो 0.25 to 0.5 mg पर kg डोज दी जाती है मिडाजोलम की बच्चों को बाय द इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इट इज़ essential to note that doses may vary dependent on the special clinical situation, child age and patient's individual response to the medication। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्सिकल हाइपर एक्साइटेशन रादर देन सेडेशन इज सीन इन सम चिल्ड्रन ड्यू टू। तो क्या होता है कि पैराडॉक्सिकल हाइपर एक्साइटेशंस दिखने लगता है रादर देन सेडेशन कुछ बच्चों में। तो किसके कारण होता है ये, किस ड्रग के कारण होता है? बार्बिचुरेट। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट मतलब क्या होता है? टॉकेटिवनेस हो जाती है, इमोशनल रिलीज होने लगता है, एक्साइटमेंट होने लगता है। ये सब किसके कारण होता है? बार्बिचुरेट के कारण। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।